हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिए थे। इक्वेशन आपको बताए थे m इज इक्वल्स टू जेड आई टी, और इसके अलावा और भी फर्दर इक्वेशन हम आपको बताए थे, इसको एक्सपैंड किए थे। आज जो है हम लोग फैराडेज सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार स्टेटमेंट क्या कहा, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास किया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, जब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम यहां से मान लीजिए करंट आई पास कर रहे हैं, तो सभी सीरीज कनेक्शन में है, तो करंट सभी में सेम जा रहा है। तो जब फैराडेज लॉ सेकेंड लॉ का कहना था, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको हम मान लेते हैं 1 2 ये 3, मान लीजिए कि यहाँ पर K2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका ZnSO4 है, ये आपका CuSO4 है, ठीक है। When same amount of electricity is passed through different electrolytic solution, through different electrolytic solution, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देन इलेक्ट्रोलाइट से जैसे ही सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट या 3 इलेक्ट्रोलाइट, तब देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर इक्विवेलेंट वेट। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होगा और उनमें सभी में K2SO4, ZnSO4, CuSO4 हम आपको एग्जांपल लिए हैं, ये 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सभी से सेम करंट पास करवा रहे हैं, तब एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड पर, अमाउंट माने मास जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। हम इक्विवेलेंट वेट E से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, दिस इंप्लाइज W कांस्टेंट रहेगा, E इक्विवेलेंट वेट है इनटू कांस्टेंट, इनटू क्या कर दिया कांस्टेंट। अब एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है, एज अ रिजल्ट होगा, ये E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, तो एज अ रिजल्ट होगा W/E, यानी यही आपका सेकेंड लॉ का इक्वेशन आएगा, द रेशियो ऑफ वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए W1/E1 is equals to W2/E2 is equals to W3/E3। W आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड पर, और E1, E2, E3 वो तीनों का इक्विवेलेंट वेट, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, इस बात पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो ये सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस होगा, तो आपको यहाँ पे कंसिडरेशन क्या करना है कि किस चीज को कंसिडर करके चलना है। तो देखिएगा ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये शो कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर 2 है तो यहीं तक इक्वेशन लिखिए, W1/E1 बराबर W2/E2। इसके बाद देखिए इस इक्वेशन को हम लिखे हैं, ये इक्वेशन, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको इस फॉर्म में सेट करना है, तो बात समझिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा बाबू, वो K2SO4 पूरा नहीं होगा, सिर्फ कटायंस डिपॉजिट होंगे,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट होगा वो आपको कैटायन डिपॉजिट होंगे। तो K2SO4 में कैटायन जो है वो K प्लस है, ZnSO4 में जो है कैटायन वो Zn+2 है, और CuSO4 में है वो Cu+2 है। आपको कैटायंस का सिर्फ अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, सिर्फ कैटायंस कंसीडर करके चलना है और इसमें पुट करना है। तो W1/E1 की जगह लिखेंगे वेट ऑफ पोटाशियम डिपॉजिटेड, वेट ऑफ पोटाशियम बाय E1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट लेना है, ना कि पूरा का, K2SO4 का पूरा का नहीं, सिर्फ कैटायंस का। यहाँ पर यही कंफ्यूजन है कि ऐसा ना हो कि आप लोग इक्विवेलेंट वेट पूरा K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और बाइवैलेंसी कर दीजिए, पूरा का वेट नहीं लेना है, सिर्फ कैटायंस का लेना है। तो बात समझिए, कैटायन यहाँ पर अब वेट ऑफ पोटाशियम डिपॉजिटेड, पोटाशियम कैसे डिपॉजिट होगा देखिए, कैथोड पर K+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के पोटाशियम में डिपॉजिट होगा कि नहीं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। उसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में डिपॉजिट होगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट वेट और जो वेट है ये दोनों का रेशियो, उसमें सिर्फ कैटायंस को कंसीडर करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट यानी सिर्फ इसी का मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटाशियम लेना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटाशियम हो गया 39 ग्राम, अब बाय वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी इसका 1 होता है, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाशियम K+, समझ रहे हैं, बराबर W2 में अब वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा सिर्फ। क्यों जिंक ले रहे हैं आप देखिए, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किस फॉर्म में डिपॉजिट होगा, जिंक में। तो जिंक ना कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है वो निकालेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn+2, तो इक्विवेलेंट वेट कहने का मतलब बाबू कि अब उस जिंक का मॉलिक्यूलर वेट, तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 65.4 बाय ये मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी कैटायंस के ऊपर का जो चार्ज है तो बाय 2, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn+2 बराबर वेट ऑफ कॉपर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में डिपॉजिट होगा, तो वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर +2, तो कॉपर का एक मॉलिक्यूलर वेट 63.5 बाय वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, यानी सिर्फ कैटायंस को कंसीडर करना है, बात आप समझ रहे हैं। सेकेंड लॉ में वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, तो जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उतना इक्वेशन बनाइएगा। अगर 2 है तो W1/E1 बराबर W2/E2 होगा, अगर 3 है तो W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर W3/E3। यहाँ पर वेट जो है और इक्विवेलेंट वेट वो सिर्फ कैटायंस का ही कंसीडर करना है, कैटायन डिपॉजिट होगा कैथोड पर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये बात ध्यान रखना है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना है, सिर्फ कैटायंस का निकालना है, क्योंकि कैटायन डिपॉजिट होंगे कैथोड पर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। कोई एक आपको मान लो तीनों में कोई एक दिया हुआ रहेगा, वेट ऑफ जिंक मान लो दिया हुआ रहेगा 50 ग्राम डिपॉजिट हुआ, ठीक है, मान लो कि 50 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि Cu और पोटाशियम कितना डिपॉजिट होगा, तो आप एक बार इसको निकालिए तो ये निकल जाएगा, एक बार इसको और इसको बराबर कीजिए तो फिर Cu निकल जाएगा। इसमें आपका एक्सरसाइज का 3 पॉइंट एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है फैराडे सेकंड लॉ पे, वो आपका 3.16 है, 3.16 आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी पर है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है, ठीक है, A B C। A की जगह पर CuSO4 है, B AgNO3 है, इलेक्ट्रोलाइट है, और C आपका ZnSO4 है, ठीक है। कह रहा है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ सिल्वर जो है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ। इसका सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि फर्स्ट लॉ लगाएंगे कि सेकंड लॉ। तो इसमें सेकंड लॉ लगाने के लिए हमेशा याद रखिएगा करंट जो होगा वो सेम यानी स्टीडी करंट होगा। करंट हमेशा तीनों से सेम पार होना चाहिए, करंट स्टीडी होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो फैराडे सेकंड लॉ, तो फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से इसका इक्वेशन लिखिए,
इसका क्या लिखिएगा, वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu+2 इन्हें लिखिएगा। इसमें कटायन Ag प्लस है, इसमें Zn+2 है, इसमें लिखिएगा वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस बराबर वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn+2। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिल्वर जो है वो आपका 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर हमको नहीं पता है, ये पता है इक्विवेलेंट वेट 63.5 ग्राम बाई वैलेंसी 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बराबर सिल्वर का दिया हुआ है 1.45 बाई इसका इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट 108, वैलेंसी इसका 1 है चार्ज, जो कटायन में जो चार्ज होगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा बराबर वेट ऑफ जिंक बाई मॉलिक्यूलर वेट जिंक का 65.4 बाई वैलेंसी 2। अब आप एक बार इसको बराबर कीजिए, वेट ऑफ Cu निकालिए, और एक बार इसको और इसको बराबर कीजिए, वेट ऑफ जिंक निकालिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कर रहा है। सेकेंड में ये भी पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। स्टार्टिंग में करंट स्टीडी करंट दिया हुआ 1.5 एम्पियर, कह रहा है कि आप वेट ऑफ जिंक और कॉपर निकाल लिए, कह रहा है कि अब कितना देर तक करंट फ्लो करेगा, कितना देर तक, तो कितना देर तक करंट फ्लो करेगा टाइम पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए, आपको ये चीज पता है ना, ध्यान दीजिएगा कि AgNO3 में सिर्फ Ag प्लस लेना है, CuSO4 में सिर्फ Cu+2 लेना है, ZnSO4 में सिर्फ Zn+2 लेना है, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में जाएगा। तो देखिए आपको बताए थे 1 फराडे, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 फराडे, 1 फराडे में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, 108 ग्राम है ना। तो आप Q निकाल लीजिए, ठीक है, यहां से 108 ग्राम 1 फराडे में, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ना 108 ग्राम में 1 फराडे लगा, तो 1.45 ग्राम में कितना फराडे लगेगा, 1.45 बाई 108, इतना फराडे लगेगा। तो ये इतना फराडे आपका क्या है, ये तो Q है, और Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। ठीक है, Q मेरा इतना आ गया है, Q है मेरा 1.45 बाई 108। क्या हम इसको लिख सकते हैं I 1.5 दिया हुआ है, I करंट दिया हुआ 1.5 इंटू टी, तो आप T निकाल लीजिए यहां से, इस इक्वेशन से T निकाल लीजिए। समझ रहे बात? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कटायंस को ही कंसीडर करके चलना है, उसी का वेट, उसी का इक्विवेलेंट वेट। AgNO3 है तो Ag लेके चलेंगे, CuSO4 है तो Cu+2, NiNO3 होल 2 है तो Ni+2, ZnSO4 है तो Zn+2, K2SO4 है तो K+, उसी तरह। बाकी आपको ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल